मोस्टली लीगल एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज विधिक सेगमेंट में मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस टेक्नोलॉजी मेडिकल के संबंध में आपको हम ब्रीफ दे चुके हैं। इसके संबंध में कुछ और कई भागों में एक भाग हो चुका है, इसके 2-3 भागों में विवरण और हम आपको बताएंगे। ये मेडिकल पे ही सारा क्रिमिनल लॉ जो है निर्भर है, इसलिए मित्रों इस पर विशेष आपको ध्यान देने की जरूरत है, इस पर गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है। और ये विधिक व्यवसायी व्यक्तियों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि मेडिकल की जानकारी कंप्लीट रखें। इस सारा निर्भर जो है पूरी क्रिमिनोलॉजी जो है निर्भर मेडिकल पर ही है, इसलिए मेडिकल की जानकारी होना प्रत्येक विधिक व्यवसायी को अनिवार्य है। मित्रों इसमें आज विधिक सेगमेंट में हमें बताने जा रहे हैं चिकित्सीय साक्ष्य और साक्ष्य विधि। चिकित्सीय साक्ष्य और साक्ष्य विधि में कौन कौन से ऐसे सामान्य नियम हैं, कौन कौन से ऐसे विशेषज्ञों की राय है, और मौखिक साक्ष्य क्या है, दस्तावेजी साक्ष्य क्या है, ये अभियोजन के लिए कौन से साक्ष्य है, मृत्युकालीन घोषणा क्या है, ये मित्रों इसके संबंध में आप हम बताना चाहते हैं। चिकित्सा के दांडिक विधि में ये प्रावधान किया गया है मित्रों कि डॉक्टर के मरीज के प्रति क्या कंडक्ट होते हैं, और उसके बाद मरीज किस प्रकार से देखभाल करेगा और उसकी क्या व्यवस्थाएं होती हैं, ये और क्या किस प्रकार से मरीज को ध्यान देना चाहिए डॉक्टर को, और अपने कार्य और आचरण को कैसे संपादित करना चाहिए, इसके संबंध में वो बंद किए गए हैं। ये मित्रों चिकित्सीय अभिसाक्ष्य में है, भाग 3 में चिकित्सीय अभिसाक्ष्य है जो चिकित्सा के रूप में जब ये सेक्शन 291 CRPC के अंतर्गत कौन चिकित्सीय अभिसाक्ष्य जो है ग्रहण किया जाएगा, ये सेक्शन 291 CRPC के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। मित्रों इसमें विधायी परिवर्तन है, विभोर की विस्तार भी इसका किया गया। चिकित्सीय साक्ष्य न्यायालयों का पेश होना ये, और PM रिपोर्ट का सब रेस्ट्रिक्टिव साक्ष्य। PM रिपोर्ट मित्रों एक सब रेस्ट्रिक्टिव साक्ष्य है जो एक इसमें ग्राह्य है। ये क्रिमिनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी प्रत्येक पर्सन को होनी चाहिए। क्रिमिनल मेडिकल अगर PM हुआ, अगर मृत्युकालीन मर चुका है व्यक्ति, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, क्या कौन से तथ्य हैं, डॉक्टर क्या साबित करेगा, इसके पूर्व अध्ययन होनी चाहिए और पूर्व प्रिपरेशन होनी चाहिए, तभी डॉक्टर से आप सही दिशा में आप चिरह कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। इसमें चिकित्सीय साक्ष्य का पहला अभिसाक्ष्य किसी पक्षकार के द्वारा आवेदन किया जाता है, जो पहला साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो ये चिकित्सीय साक्ष्य के रूप में उसको माना जाएगा। जैसे सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट है, जो भी परीक्षण की रिपोर्ट भेजी जाएगी, वहाँ जांच परीक्षण की परीक्षण प्रांत आती हैं, तो वो भी रिपोर्टें इंपॉर्टेंट होती हैं। विस्फोटक सामग्री के संबंध में होती हैं, अंगुली छाप अगर कोई निशान अगर पाए जाते हैं उनका भी वर्णन उसमें किया जाता है। और प्रयोग केंद्रीय प्रयोगशाला हो जाते हैं और राज्य की प्रयोगशालाओं के द्वारा जो भी रिपोर्टें तैयार की जाती हैं वो विधि मान्य हैं, उनको साक्ष्य में ग्राह्य है। वैसी रिपोर्टें जो है ये 293 CRPC के अंदर क्लास 4 के अंतर्गत ये जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इनको पढ़ा जाएगा साक्ष्य में। और साक्ष्य संकलित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कौन कौन से, अगर कभी कभी हो जाता है बिसरा रिजर्व हो जाता है मृत्युकालिक, वो ऐसी स्थिति में रिपोर्टें वहाँ की फास्ट इन्वेस्टिगेटिव दोनों प्रकार से आ सकती हैं। तो ये भी जिम्मेदारी बनती है कौन सी रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट के अंतर्गत क्या अभिलेख साक्ष्य किया गया है और कौन सी रिपोर्ट के अंदर क्या अंतर्वस्तु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसका रक्त से क्या मिलान किया गया है और क्या क्या चीज़ें इसमें वर्णित होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मित्रों। इसके संबंध में आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस अंतर्गत मित्रों दंड संहिता की धारा 294 में चिकित्सा रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाता है 294 के अंतर्गत, और इसके बयान चुड़ैल के बयान वगैरह ये सब इसमें प्रावधानित किए गए हैं मित्रों। इस तरीके से जैसे खून आलूद मिट्टी हुई है, जो मृत्युकालिक घटना स्थल से ब्लड बरामद होता है, उसको एक डिब्बी में अलग अलग रख करके ये सब इन्वेस्टिगेशन अफसर काम होता है, और वो मिट्टी ले करके सादी मिट्टी, खून आलूद मिट्टी, दोनों मिट्टी ले करके प्रयोगशाला भेजते हैं। उसकी परीक्षण रिपोर्ट आती है, उससे मिलान किया जाता है न्यायालय में, उसका सत्यापन किया जाता है, उसमें भौतिक पदार्थ पड़ता है। इस तरीके से ये साक्ष्य पेश करने के लिए बेस इम्पॉर्टेंट है। मेडिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए प्रत्येक जानकारी प्रत्येक विधिक व्यवसायी को अनिवार्य है। अध्याय 5 में मित्रों विशेषज्ञों की रिपोर्ट का वर्णन किया गया है। इसमें हस्तलेख विशेषज्ञ होते हैं, अंगुली चिन्ह वाले विशेषज्ञ होते हैं, और विशिष्ट अनुभव प्राप्त वाले प्रयोगशाला निदेशक विशेषज्ञ नहीं। अगर विशिष्ट ऐसा कुछ नहीं माना जा सकता कि नहीं कोई विशेष अगर स्पेशल है तो ये माना ही जाए कि नहीं प्रयोगशाला डायरेक्टर जो है बिल्कुल विशेषज्ञ होगा, ऐसा संभव नहीं है। तो ये उसके और तथ्य और विषय वस्तु पर निर्भर करता है, कौन किस प्रकार से रिपोर्ट तैयार करता है, इंपॉर्टेंट मित्रों उस पर निर्भर करता है। अब इसमें मित्रों इसमें जैसे आयु निर्धारण के संबंध में चिकित्सीय कुटुंब के जन्म मृत्यु का रजिस्टर होता है और रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट होती है। ये मित्रों ग्राह्य नहीं है। कुटुंब रजिस्टर अगर परिवार की नकल अगर हो जाती है, रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट होती है,
ये भी न्यायालय अगर चाहे तो इसको माने ना माने, न्यायालय का विवेक है। इसमें सेशन न्यायालय को पावर होता है उम्र का निर्धारण करने का, और माननीय हाईकोर्ट को भी डिसाइड करने का पावर होता है कि एज के संबंध में वो अपना व्यू देते हुए उसको डिसाइड कर सकता है। ये अनिवार्य नहीं है कि न्यायालय इसको कुटुंब रजिस्टर का और रेडियोलॉजी की रिपोर्ट को ही स्वीकार करे, माने ही, वो न्यायालय का अलग विवेक विषय का। इसमें मित्रों ये कीर्ति अनीता वर्सेज अल्ताफ वेग्राही एक रूलिंग इसके संबंध में दिया गया है। अध्याय 6 में मृत्युकालीन घोषणा दी गई है मित्रों। इसमें मृत्युकालीन कौन सी ऐसी घोषणा जो है इसको विधिमान मान्य होगी, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मृत्यु के समय उसका मोटिव क्या था वो इम्पॉर्टेंट है। मृत्यु कथन के समय विधि और कौन कौन से ये मृत्यु इसमें कथन साक्ष्य हैं, जैसे 1872 धारा 32 के अंतर्गत 32 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ये साक्ष्य विधि 1872 के 32 सेक्शन के अंतर्गत ये साक्ष्य ग्राह्य है। और इसमें मित्रों ये पाकराणा स्वामी के इम्परर ऑफ एयर 1939 का है ये साक्ष्य, ये पीसी का है ये साक्ष्य इसमें ग्राह्य को मानी गई थी। मृत्युकालिक कथन के रूप में कौन से कथन स्वीकार किए जाएंगे? अगर किसी भी कथन मृत्युकालीन कथन अगर एक कथन अगर 2 बार कथन कोई किया जाता है तो मान्य नहीं है, तो कौन से कथन मृत्युकालीन माने जाएंगे, इसके संबंध में आपको मित्रों जानकारी होनी चाहिए। मृत्युकालीन कथन के संबंध में ये देखा जाता है कि वो स्वस्थ चित्त हो और मृत्युकालिक बयान देने में सक्षम हो, डॉक्टर उसका मेडिकल कर चुके हों, और अपने जो भी बयान देगा किसी भी स्वयं भी दे सकता है, किसी हस्तलेख के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा या गजेटेड ऑफिसर तहसीलदार के द्वारा या नायब तहसीलदार के द्वारा, या स्वयं डॉक्टर भी उस कथन का अक्षर से रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन स्वस्थ चित्त और स्वविवेक तो उसका और दिमाग मानसिक रूप से उसका पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, जो बयान रिकॉर्ड किया जाएगा वो अक्षर से न्यायालय में पालन योग्य है, वो माना जाता है। और न्यायालय वो पेश होता है, वो सीलबंद बयान होता है जो न्यायालय में प्रस्तुत होता है, और प्रस्तुत होने के समय उक्त अधिकारी जो आकर के वो बयान को साबित करता है। मृतक के समय मृतक ने मृत्यु के पूर्व मृत्युकालिक डीडी जो है ये बयान निर्धारित किया था, यही बयान अच्छा से दिया था, ये हमने अंकित किया है। तो ऐसी स्थिति में साक्ष्य ग्राह्य है, उसके आधार पर सजा अभियुक्त को हो सकती है। इसमें ऐसा कोई संभव नहीं है, अगर मृत्युकालिक डीडी भी अगर पर्याप्त है तो उसी के आधार पर सजा हो जाती है। नेक्स्ट अगर और कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता तो वही भी आधार साक्ष्य पर्याप्त है, FIR साबित हो जाती है और डीडी साबित हो जाती है, मेडिकल हो जाता है, कॉर्पोरेटिव विटनेस है, तो साक्ष्य का आधार पर्याप्त है, इसके आधार पर अभियुक्त को सजा हो सकती है। चिकित्सीय परीक्षण आवश्यक है मित्रों। इसमें चिकित्सीय परीक्षण में यह आवश्यक नहीं प्रश्नोत्तर के रूप में उसके उत्तर पूछे जाएँ, ऐसा कोई संभव नहीं है कि प्रश्नोत्तर के रूप में अगर कोई क्वेश्चन उससे पूछे जाए कि नहीं ठीक इसमें ये प्रश्न का जवाब ये हुआ, इसका ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। मृत्युकालीन कथन के एक क्रम से भी लिखा जाता है और प्रश्नोत्तर के रूप में उससे पूछे जा सकते हैं, तो ऐसी कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। तो इस प्रकार से मित्रों मृत्युकालीन कथन का ग्राह्य है। मृत्यु के जहाँ डिफरेंस है उसमें एक से अधिक अगर 2 बार कोई कथन किया जाता तो वो ग्राह्य नहीं है। तो यह मृत्यु उसमें डिफरेंस आता है, भिन्नता है, तो वो ग्राह्य नहीं है। मृत्यु कथन जो होता है एक सारवान होना चाहिए, लिखित, अब लिखित में डॉक्टर के द्वारा हो या गजेटेड अफसर के द्वारा हो, वो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं। तो विवेक से कोई हस्तलेख भी लिख सकता है, लेकिन डॉक्टर के द्वारा उसका परीक्षण किया गया हो, दो साक्षी उसके समय प्रेजेंट हो कि जिनके समक्ष जो बयान दिया हो। हालांकि उसमें साक्ष्य का इम्पोर्टेंट है, लेकिन साक्षी की मौजूदगी में ये माना जाता है कि नहीं जो बयान दिया है विवेक को प्लस उसको सिखाने पढ़ाने के आधार पर अगर कोई मृत्युकालिक बयान देता है आफ्टर वो, तो वो मान्य नहीं हो गया, जीवित हो जाता है, उसके बाद उसका कोई महत्व नहीं है, उसको क्रॉस का वर्जन होता है। अगर मृत्युकालिक कथन कर दिया उसके बाद व्यक्ति जीवित रह जाता है तो क्रॉस के लिए उसका डिफेंस क्रॉस करेगा, बचाव पक्ष का अधिवक्ता उसका क्रॉस करेगा, उसमें मान्य है, और मृत्युकालिक कथन नहीं माना जाएगा। अब मित्रों अध्याय तो में मृत्यु के कारण और प्रभाव कारण हम आपको बताना चाहते हैं। इसमें डेथ का कारण इफेक्टिव मोटिव ये होता है, मृत्यु दैहिक मृत्यु होती है, आणविक मृत्यु 2 प्रकार की मित्रों होती है, एक दैविक मृत्यु होती है, एक आणविक मृत्यु होती है। एस्ट्रोमोचिक डेथ होती है, मास्कुलर डेथ होती है। ये जानकारी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। और मृत्यु की पहचान आप कैसे करेंगे ये भी आपको होना इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई व्यक्ति मर चुका उसकी कैसे आप पहचान करेंगे, ये आपके लिए विशेष उपबंध किया गया। जैसे श्वसन क्रिया का अवरुद्ध हो जाना, हृदय गति रुक जाना है, शरीर की गति का संवेदनशीलता न होना, शरीर का तापमान गिरना, नेत्र पे परिवर्तन होना, चेंज ऑफ आई, त्वचा परिवर्तन, चेंज ऑफ स्किन है। तो मृत्युंजय काठिन्य, ये जिसे मार्टिन रेगर कहा जाता है इंग्लिश में, मृत्युंजय उद्देट, ग्रेविटी ऑफ स्पेक्ट्रम, मरणोपरांत नीलाभ है, कैविटी ऑफ
उसके बाद मरणोपरांत नीलाभ, कैविटी ऑफ लिक्विडी कहा जाता है। पूर्ति भवन, डिकम्पोजिशन, सड़न की स्थिति में पूर्ति भवन में, इसको मम्मी भवन भी कहा जाता है। मरणोपरांत समय का निर्धारण मित्रों, उसमें ये इस प्रकार से 10-11 तरीके हैं मृत्यु की पहचान के लिए। ये आपकी पहचान होनी चाहिए कि नहीं, कौन से व्यक्ति की मृत्यु के समय क्या क्या पहचान इसकी होती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें मृत्यु का समय का निर्धारण डॉक्टर कैसे करते हैं, ये भी आपकी विषय में जानकारी योग्य विषय होना चाहिए। सामान्यतः नियम है, शव को ठंडा होना, मृत्यु को नीलाभ होता है, मृत्यु को काठिन्य मार्टिन रेगर है, और विघटन परिवर्तन हो जाते हैं, और जठर आंतों की अंतर वस्तुएँ हैं, मूत्राशय हैं, अस्थिमज्जा है ये, और उदर में पाए जाने वाले तत्वों के आधार पर भी इसको निर्धारण किया जा सकता है मृत्यु के तरीकों का। जैसे मृत्यु के उदर में जो भी परिवर्तन पाए जाते हैं उसका भी उसमें परिवर्तन पाए जाते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मृत्यु के तरीकों कारण जैसे मित्रों, नंबर 1 पहला कारण है संन्यास, कोमा, ड्यू टू कोमा कहा जाता है। मूर्छा, शाक कहते हैं इसको। श्वासारोध, एक्सपेसिया कहते हैं। तो उसके बाद ड्राइंग भी होता है, डूबने से मृत्यु होती है। इस तरीके से मृत्यु का एंटीमार्टम इंजरीज होती हैं, प्लस एक्सपेसिया होती है। तो ये उसके सिम्टम्स होते हैं किस तरीके से इंजरी पहुंचाई गई। हेड इंजरी भी होता है, मृत्यु के पूर्व हेड इंजरी प्लस एक्सपेसिया, श्वासारोध होने का मृत्यु के पूर्व, तो ये इसकी सिचुएशन होती है। और ये मित्रों, इसमें जीवन की संभावना हम आपको बता देते हैं, कौन सी स्थिति में जीवन को उसको संभव है मृत्यु के संबंध की पूर्व अगर कैसी स्थिति पैदा हो जाती है तो कैसे व्यक्ति बच सकता है, इसकी आपको भी पहचान मित्रों होनी चाहिए। जैसे हेड इंजरी हुआ है, इलेक्ट्रिक शॉक हुआ, ड्राइंग हुआ, अगर डूब जाता है उसके कुछ लक्षण ऐसे प्रतीक होते हैं, उसकी जीवन की संभावना होती है। और हेड इंजरी की स्थिति में भी उसको संभावना होती है। इलेक्ट्रिक शॉक अगर किसी को लग जाए उसकी भी संभावना होती है। ये 24 आवर के अंदर इसी संभावनाएं होती हैं कि ये 24 घंटे के अंतर्गत जीवन इनमें संभव है। ऐसी स्थिति में मृत्यु के 24 आवर के बाद दिन में परिवर्तन होते हैं। कभी कभी मित्रों 24 घंटे के अंदर तो शरीर के अंदर क्या परिवर्तन हो जाते हैं मृत्यु के उपरांत, ये आपको जानने योग्य विषय है। ये इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे में रंग परिवर्तन हो जाता है तो दुर्गंध गैसों का निर्माण हो जाता है, झिल्लियों को जन्म हो जाता है, शरीर की आकृतियों को फूलना हो जाता है, मांस की आंतों गलन हो जाती है, स्थान परिवर्तन हो तो त्वचा और झिल्लियों में परिवर्तन हो जाता है, मुखदंड निकलना, हृदय का रिक्त हो जाना होता है, और दांतों का सड़न हो जाता है, खोपड़ी अस्थियों को संधि का शीतलन हो जाता है, अस्थियों जोड़ों का विखंडित हो जाना है, सौ को अस्थि पर डिफरेंस आ जाता है। इस तरीके से मित्रों जब कंपोजिट की स्थिति में हो जाती है, अगर मृतरांत हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में निम्न चीज़ें जो है पाई जाती हैं, इनकी भी जानकारी आपको होना इम्पॉर्टेंट है मित्रों। इसी सेगमेंट में हम आपको ये संक्षिप्त जानकारी दे रहे हैं, इसके संबंध में आपको डिटेल नेक्स्ट में अगले सेगमेंट में जानकारी देंगे मित्रों। धन्यवाद।